6 बजे शाम 10 जून 1944 एक ट्रेन ऑन्शविट्स के अंदर पहली बार हॉल्ट रुकती है। बुडापेस्ट से निकलने के कुछ घंटों बाद दरवाजे खुलते हैं और हजारों लोग बाहर निकलते हैं, शोर मचाते हुए और अपने आस-पास देखते हुए। हवा में धुआं लटका हुआ है, तेज राख की गंध के साथ मिल रहा है। गार्डों की हिंसक चिल्लाहट यात्रियों को ट्रैक के पास अपनी कुछ चीजें रखने का निर्देश देती है। बैगों में केवल सबसे जरूरी चीजें और उनके घरों से बचाई गई सबसे प्यारी चीजें हैं। ट्रैक पर लूकाज खड़ा है। वह सिर्फ 16 साल का है। उसके साथ उसके पिता सैंडोर हैं। वे अपने वंश के आखिरी हैं। कुछ दिन पहले उनका परिवार सापेक्ष आराम में रहता था। लूकाज स्कूल जाता था। उसके पिता एक फार्मासिस्ट थे और वे एक बड़े अपार्टमेंट में रहते थे। जीवन अच्छा था। कल वह सब बदल गया। लूकाच और उसके पिता को अन्य पुरुषों और किशोरों के साथ एक तेजी से चलती लाइन में डाल दिया जाता है। उनके बगल में छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की दूसरी कतार है। सामने एक एसएस डॉक्टर आने वालों का निरीक्षण कर रहा है। लूकाच ने नाजियों द्वारा किए गए अत्याचारों की अफवाहें सुनी हैं, लेकिन उसने कभी सपने में भी उन्हें अपनी आंखों से देखने की कल्पना नहीं की थी। वह ऑन्शविट्स बिरकेनौ के अंदर खड़ा है, लेकिन वह अभी तक परिचालन के वास्तविक दायरे को महसूस नहीं करता है। यह कॉम्प्लेक्स, जो 140 हेक्टेयर से अधिक में फैला हुआ है, हजारों लोगों को कैद करने, शोषण करने और खत्म करने के लिए बनाया गया था। इसके दाईं ओर ऑन्शविट्ज़ था, जो 1940 में स्थापित मूल कैदी शिविर था। शुरुआत में इसका इस्तेमाल पोलिश प्रतिरोध और राजनीतिक हस्तियों को रखने के लिए किया जाता था। इससे पहले कि यह खचाखच भर गया और 1942 में बिरकेनौ ने जिम्मेदारियां संभालीं। अब यह शिविर के प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम कर रहे एसएस के लिए कार्यालयों के रूप में कार्य करता है। लूकाच और उसके पिता सामने पहुंचते हैं। यह कोई साधारण लाइन नहीं है। जीवन या मृत्यु डॉक्टर के निर्णय पर निर्भर करती है। बाईं ओर एक संकेत उन्हें जबरन श्रम के लिए छोड़ देता है। दाईं ओर एक संकेत गैस चैम्बर तक जाता है। डॉक्टर रुकता है और उन्हें देखता है। ऑन्शविट्स भेजे गए 80% से अधिक लोगों को आगमन पर तुरंत मार दिया गया था। बस 1 मिनट पहले टॉमस, जो लूकाच को स्कूल से घर ले जाया करता था, और श्रीमती कोवाच, बुजुर्ग पड़ोसी जो उन्हें गर्म रोटी लाती थीं, को काम के लिए अयोग्य माना गया और दाईं ओर भेज दिया गया। डॉक्टर बाईं ओर संकेत करता है और गार्ड उन्हें एक तरफ धकेल देते हैं। कुछ इसे भाग्यशाली मान सकते हैं, लेकिन वे आगे आने वाले भयावह से अनजान हैं। लूकाच और बाकी नए आए कैदियों को शिविर के पश्चिमी छोर पर ले जाया जाता है। लूकाच साउना नामक इमारत में प्रवेश करता है और उसे तुरंत कपड़े उतारने का आदेश दिया जाता है। वह पालन करता है। उसके सिर, हाथ और पैर के बाल काट दिए जाते हैं। एक सुई उसके मांस को छेदी है। आखिरकार उसकी त्वचा पर एक नंबर मुहर लगा दिया जाता है। अगले कमरे में सैकड़ों पुरुष बर्फ के ठंडे पानी से स्नान करते हैं। 1 मिनट के भीतर सब कुछ जो कभी लुकाच को खास बनाता था, छीन लिया गया था। जैसे ही लुकाच को बैरेक में ले जाया जाता है, वह कनाडा की इमारतों से गुजरता है। यहाँ नए आए लोगों द्वारा छोड़ी गई चीजों का एक शांत भंडार था। प्रत्येक वस्तु आशा और निराशा की कहानी कहती थी। 30 बैरेक हजारों दैनिक आगमन की वस्तुओं को रखते थे। अंदर इमारतें ऊंची अलमारियों से भरी हुई थीं, जिन पर सब कुछ था। श्रमिकों को सब कुछ व्यवस्थित करने, छांटने और नाजी युद्ध प्रयासों में मदद करने के लिए भेजने का आदेश दिया गया था। लूकाच को उसके नए घर में धकेला जाता है। उसके पिता उसके साथ हैं। कमरा तंग है, पुरुषों और लड़कों से भरा हुआ है, जो सभी अपने पूर्व स्वयं की छाया तक कम हो गए हैं। लकड़ी के बंकों की पंक्तियां 3 ऊंची खड़ी हैं, जिनमें से प्रत्येक मुश्किल से एक आदमी को सीधा लेटने के लिए पर्याप्त चौड़ी है। हवा घनी है, पसीने, सड़ांध और बीमारी की गंध से भारी है। फर्श नम है और गंदगी से ढके हुए हैं। लकड़ी की दीवारें नंगी हैं, जो थोड़ा इंसुलेशन प्रदान करती हैं। एक अकेला मंद दीपक छत से झूल रहा है, जो लूकाच और उसके पिता को ऊपरी बंक पर एक छोटी सी जगह पर चढ़ने के लिए बस पर्याप्त रोशनी डाल रहा है। कठिन लकड़ी पर वे सो जाते हैं, आगे आने वाले अराजक दिन से अनजान। वे वर्तमान में यहूदी शिविर में स्थित हैं। बिरकेनौ में 300 लकड़ी और ईंटों के बैरेक हैं, जो कैदी प्रकार द्वारा विभाजित हैं। महिलाएं बीएके
और B1 सेक्शन में रखी गई हैं, जबकि रोमानी कैदी B2 सेक्शन में हैं। अन्य समूह जैसे समलैंगिक पुरुष, अपराधी और यहोवा के साक्षी भी अलग किए गए हैं। प्रत्येक समूह अपनी पहचान को इंगित करने के लिए एक विशिष्ट बैज पहनता है। लूकाच मुश्किल से सोया। वह अपने बंक से उठता है, उसे जल्दी से खुद को तैयार करने का स्पष्ट आभास होता है। हर कोई बैरक से बाहर निकलता है। बारिश गिरने लगती है। लूकाच ठंड को अंदर रिसता हुआ महसूस करता है। उसका शरीर कांपता है जब वह चुपचाप खड़ा होता है। उसके चारों ओर कंधे थकान के वजन के नीचे झुक जाते हैं। आगे की कतार में एक आदमी ठोकर खाता है, कीचड़ में औंधे मुंह गिर जाता है। एक भी कैदी झुंझलाहट नहीं दिखाता है। एक एसएस गार्ड अपनी किताब में कुछ नोट करता है। समय लूकाच के लिए भारी लगता है। क्या कोई उसकी मदद करेगा? वह सोचता है। एक गार्ड एक आदेश देता है। एक समान वर्दी में, लेकिन एक आर्म बैंड के साथ एक कैदी आगे बढ़ता है और बिना किसी हिचकिचाहट के बाहों से शरीर को पकड़ लेता है। आदमी को घसीट कर ले जाया जाता है, जिससे उसके जागने में कीचड़ का एक धब्बा लग जाता है। लूकाच जानता है, उसने अभी पहली बार मौत देखी है। यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अस्तित्व सहन शक्ति पर निर्भर करता है। थोड़ा ध्यान आकर्षित करता है और बाहर नहीं गिरता है। लूकाच को ऑन्शविट्ज़ मोनोविट्ज़ में एक श्रमिक समूह को सौंपा गया है। एक परेशान करने वाला डर बस जाता है। वह नहीं जानता कि उसके पिता कहाँ गए हैं, और गहराई में उसे डर है कि वह उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। जब वह दूसरों के साथ अपने स्टेशन तक चलता है तो एक अजीब धुन हवा में तैरने लगती है। लूका चारों ओर देखता है, संगीत के स्रोत की तलाश करता है। वह एक ऑर्केस्ट्रा देखता है। महिलाओं का एक समूह एक कंडक्टर की चौकस निगाह के नीचे खड़ा है, जो कैदियों के लिए गाने का प्रदर्शन कर रहा है। उनकी आवाजें भूतिया सामंजस्य में उठती हैं, जो गंभीर परिवेश के साथ तेज विपरीत हैं। इससे पहले कि वे उसकी दृष्टि से ओझल हों, वह बांसुरी बजाती एक युवा लड़की के साथ आंखें मिलाता है। वह उसे मुस्कान देती है। लूकाच वापस मुस्कुराता है। जब वह अपने स्टेशन पर पहुंचता है तो लूकाच चौंक जाता है। मोनोविट्स ऑन्शविट्स का तीसरा और अंतिम जोड़ है, एक विशाल कारखाना परिसर। यह मुख्य रूप से कृत्रिम रबर और ईंधन का उत्पादन करता है, जो जर्मनी के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए शिविर के दास श्रम का शोषण करता है। उसके समूह को एक कन्वेयर बेल्ट पर एक ट्रेन कार से भारी कच्चे माल से भरे बोरे को उतारने और ले जाने का काम सौंपा गया है। जैसे ही लूकाच काम करता है, वह दर्द से अपना ध्यान भटकाने के लिए सोच में खो जाता है। वह आश्चर्य करता है कि इतने कम लोग ऑन्शविट्स के संचालन के बारे में क्यों जानते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिविर, जो दक्षिणी पोलैंड में प्रमुख शहर क्राको से लगभग 25 मील दूर स्थित था, कोई दुर्घटना नहीं थी। निर्माण पर इसने पहले ही रेलवे कनेक्शन स्थापित कर लिए थे, जिससे कैदियों और आपूर्ति का आसान परिवहन हो सके। आबादी वाले क्षेत्रों के लिए इसकी निकटता ने शिविर को आबाद रहने दिया, जबकि इसके सापेक्ष अलगाव ने इसे दुनिया से छिपाने में मदद की। उसकी सोच जारी रहती है। सुबह भर 2 अन्य कैदी गिर जाते हैं और मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। पहले के विपरीत उन्हें ले जाने के लिए कोई नहीं है। जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, श्रमिक रुक जाते हैं। भोजन का समय है। लूकाच को सड़ी हुई शलजम और आलू के छिलकों के साथ पानीदार सूप का अपना राशन दिया जाता है। जब लूकाच खाता है तो वह 2 साथी कैदियों को मुख्य अस्पताल के पास हो रहे विचित्र प्रयोगों के बारे में अफवाहें सुनता है। कमरों में से एक के अंदर जोसेफ मेंगले है, जो दुनिया ने कभी देखा है सबसे दुष्ट डॉक्टरों में से एक है। आज का काम जुड़वां बच्चों पर काम करना शामिल है, जो उसका एक विशेष जुनून है। कुछ दिन पहले उसने उन्हें टाइफस से संक्रमित किया था, ताकि यह देखा जा सके कि उनके जीन उनके बीमार होने के जोखिम को कैसे प्रभावित करते हैं। अब वह उनकी प्रगति की जांच कर रहा है। यदि एक जुड़वांव मर जाता है तो जीवित बचे हुए भाई बहन को साइड बाय साइड विच्छेदन की अनुमति देने के लिए मार दिया जाता है। उसका मिशन नस्लीय शुद्धता है और उसके प्रयोगों की कोई सीमा नहीं है। इस बीच मोनोविट्ज में दिन आगे बढ़ता है। लूकाच को लगता है कि उसके पैर हर कदम के साथ भारी होते जा रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के एक गार्ड दौड़ता है। उसका चेहरा क्रोध से मुड़ा हुआ है।
लुकाच के पास प्रतिक्रिया करने के लिए मुश्किल से समय होता है, इससे पहले कि वार बरसते हैं। गार्ड नहीं रुकता है। चीखने से केवल अधिक दंड मिलेगा। लुकाच धूल में सिकुड़कर छोड़ दिया जाता है, हवा के लिए हाँफता है। वह जानता है कि अगर वह बहुत देर तक नीचे रहा तो उसे घसीट कर ले जाया जाएगा। लुकाच चाहता है कि उसका पिता उसे सांत्वना देने के लिए वहां हो। अचानक एक भयानक विचार दिमाग में आता है। क्या होगा अगर वह मर गया है? जैसे ही लूकाच अपने बैरक की ओर लंगड़ाता है, गार्डों का एक समूह दूसरी दिशा में चलता है। उनके क्वार्टर एक बहुत ही अलग दुनिया है, जो उन्हें घेरने वाले भयावह से आश्रय पाते हैं। शिविर का यह खंड सैकड़ों ऐसे इस गार्डों को रखे हुए 30 से अधिक इमारतों से बना है। बैरक ईंट से बने हैं और इसमें कई कमरे शामिल हैं, जो अक्सर बुनियादी साज सामान जैसे बिस्तर, मेज और व्यक्तिगत भंडारण से सुसज्जित होते हैं। वही अधिकारी जो हर दिन कैदियों को प्रताड़ित और हत्या कर रहे हैं, उनके पास उचित स्वच्छता सुविधाओं और हीटिंग जैसी सुविधाओं तक पहुंच है। 7 बजे शाम लुकाच अपने बैरक में वापस चल रहा है। वहां के सैकड़ों कैदियों के बीच वह अपने बाकी बची ताकत का उपयोग यह देखने के लिए कर रहा है कि क्या उसके पिता उनमें हैं। आखिरकार अपने बंक के पास वह फर्श पर खून के साथ झुके हुए एक आदमी को देखता है। ये उसके पिता हैं। वह उसे गले लगाता है, लेकिन उसके पिता खड़े होने के लिए लगभग बहुत कमजोर हैं। उन्हें रेलवे ट्रैक बिछाने का काम सौंपा गया था और दिन के दौरान किसी ने भागने की कोशिश की थी। उन्हें गोली मारकर मौके पर ही मार दिया गया था। समूह में लगभग हर किसी को बुरी तरह से पीटा गया था, जिसमें उसके पिता भी शामिल थे। लूकाच अपने पिता से वहीं रहने के लिए कहता है और भोजन लाने के लिए दौड़ पड़ता है। शिविर के उत्तरी तरफ रसोई बैरक की एक कतार थी। विभिन्न जनसंख्या समूहों के प्रत्येक खंड के लिए एक या दो थे। अंदर कैदी श्रमिकों के लिए रात का खाना तैयार कर रहे हैं। लूकाच पहुंचता है और 2 बासी रोटी के टुकड़े और एक छोटी सॉसेज खोजने का प्रबंधन करता है। वह जल्दी से वापस भागता है। जब उसके पिता अपने बंक में ठीक हो रहे थे, तो लूकाच ने अपनी आंख के कोने से कैदियों के एक छोटे समूह को मिट्टी के फर्श पर इकट्ठा देखा। वे शतरंज खेल रहे थे। मोहरे लकड़ी से अजीब तरह से फैशन किए गए थे। बोर्ड को मिट्टी के फर्श में खरोंच दिया गया था। इसकी रेखाएं असमान थीं, लेकिन अनुसरण करने के लिए पर्याप्त स्पष्ट थीं। एक आदमी ने लूकाच को ऊपर मंडराते हुए देखा और उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कुछ मिनटों के लिए वे ऑशविट्ज़ में नहीं थे। वे कैदी नहीं थे। वे शतरंज खिलाड़ी, रणनीतिकार, युक्तिवादी थे। अगले कुछ महीनों के लिए ये एकमात्र क्षण थे जिनकी लूकाच तलाश कर रहा था। 1944 की गर्मियों में लूकाच और उसके पिता के लिए लगभग 2 महीने का नरक आया, क्योंकि नाज़ी युद्ध मशीन तेजी से ढह गई। पूर्व में सोवियत सेनाएं आगे बढ़ रही थीं, लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर रही थीं। नाज़ियों के लिए समय समाप्त हो रहा था, लेकिन यह लूकाच और अन्य हजारों कैदियों के लिए भी समाप्त हो रहा था, जो अभी भी अंदर फंसे हुए थे। 6 बजे सुबह 1 अगस्त 1944, उनके आगमन के बाद से लगभग 2 महीने पहले लूकाच और उसके पिता ने एक क्रूर जीवन का सामना किया था। कम भोजन, कोई ब्रेक नहीं और लगातार पिटाई। बाहर अपने कार्यभार की रिपोर्ट करते हुए लूकाच को पता चलता है कि उसके पिता मुश्किल से होश में हैं। फिर उसे धमाके की आवाज आती है। कुछ मीटर दूर उसके पिता कीचड़ में गिर गए और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लूकाच एक पल के लिए रुका, यह सोचकर कि वह उसे कैदियों के अस्पताल तक कैसे पहुंचा सकता है। कई कैदी तपेदिक, मलेरिया, मेनिंजाइटिस और पेचिश से पीड़ित थे। लूकाच के पिता असंख्य अन्य लोगों के समान भाग्य से पीड़ित हैं। थकान जो भूखमरी के कारण बढ़ जाती है। शिविर का यह खंड दर्जनों बैरक से बना था, जो घिनौनी स्थितियों में थे। शिविर के डॉक्टर अपने कई रोगियों की मदद नहीं कर सके। वे खुद भी कैदी थे। भले ही उसे अस्पताल ले जाया गया हो, स्थितियां इतनी गंदी थीं कि बचने की संभावना बेहद कम होगी। रात में चूहे बीमार के पैरों को कुतर देते थे, जिंदा और मरे हुए दोनों। एक एसएस गार्ड लूकाच के पिता के पास पहुंचता है और उसे ऊपर उठने के लिए चिल्लाता है। वह डगमगाते हुए खड़े होने के लिए जो भी ताकत है जुटाता है, लेकिन उसका भाग्य मुहर बंद है। गार्ड एक संकेत देता है और 2 अन्य गार्ड उसे एस्कॉर्ट करने के लिए आते हैं। वह अस्पताल की ओर नहीं जा रहा होगा। लूकाच के पिता को कैद खाने से दूर शिविर के उत्तर पश्चिम में
शवदाह गृह संख्या 2 में प्रवेश करने वाली एक स्थिर चलती लाइन में रखा गया है। इन 4 संरचनाओं का निर्माण शांत अग्रभागों के साथ किया गया था ताकि आसन्न भाग्य के बारे में घबराहट को रोका जा सके। अंदर कमरा नंगा और बिना खिड़कियों वाला है, सिवाय एक परेशान करने वाली विशेषता के, जाली से ढके खंभों की एक श्रृंखला जो फर्श से छत तक फैली हुई है। ये खंभे साइक्लोन बी के लिए वितरण प्रणाली थे, जो साइनाइड आधारित कीटनाशक था जिसका उपयोग भयानक संख्या में कैदियों की हत्या के लिए किया जाता था। एक बार जब चैम्बर सील्ड हो जाता है तो एसएस गार्ड इन खंभों के माध्यम से गैस छर्रों को गिराते हैं, जिससे घातक धुएं निकलते हैं जो मिनटों के भीतर कमरे को भर देते हैं। प्रत्येक गैस चैम्बर एक आसन्न शवदाह गृह से जुड़ा हुआ था जहां शवों का तुरंत निपटान किया जाता था। 1944 में प्रलय के चरम पर शिविर ने हर दिन 3 से 5,000 लोगों को मार दिया। इस दिन उसमें लूकाच के पिता भी शामिल थे। 1944 और जनवरी 1945 के बीच सोवियत जर्मन गृहभूमि के करीब और करीब आ गए। एसएस ने पूर्वी मोर्चे में बनाए गए विभिन्न एकाग्रता और श्रम शिविरों को छोड़ना शुरू कर दिया। जनवरी 1945 में सोवियतों ने ऑशविट्ज में प्रवेश किया। सैनिक कुछ हजार कैदियों को दुबला और भूखा देखते हैं, उनके लिए यह मुक्ति है, लेकिन लुकाच के लिए यह बहुत कम, बहुत देर हो चुकी थी। वह 250 मील दूर था, हजारों अन्य लोगों के साथ सर्दियों के ठंड में मार्च करते हुए लुकाच इतनी दूर तक आने में सफल रहा था, लेकिन उसका शरीर अब और नहीं संभाल सकता था। वह सड़क के किनारे गिर जाता है, बर्फ में औंधे मुंह गिर जाता है। एक गार्ड उसे खड़े होने के लिए चिल्लाता है, लेकिन लुकाच में अब ताकत नहीं है। आखिरी आवाज जो वह सुनता है वह एक राइफल के कॉक होने की है, जिसके बाद ठंडी हवा में गूंजने वाली गोली की आवाज आती है। ऑशविट्ज ने मई 1940 से जनवरी 1945 तक संचालन किया। यह ऑशविट्ज एक में मूल बैरक से ऑशविट्ज बिर्केनो और ऑशविट्ज मोरोविट्ज के दास श्रमिक कारखाने को शामिल करने के लिए विस्तारित हुआ। लुकाच और उसके पिता काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन वे नाजी शासन और यूरोप भर में उनके निर्दयी आतंक के दौरान उनके समर्थकों द्वारा चूर चूर किए गए अनगिनत जीवन के लिए खड़े हैं। ऑशविट्ज ले जाए गए 1.1 मिलियन लोगों में से 9 लाख से अधिक को आगमन के तुरंत बाद मार दिया गया या काम करके मार डाला गया। ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा किए गए होलोकॉस्ट के वास्तविक भयावहता पर आधारित है और ऑशविट्ज एकाग्रता शिविर में जीवन और मृत्यु की कल्पित कथा प्रस्तुत करती है।